नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और सेहत से जुड़ा मेरा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। इसमें आज बड़ा ही स्पेशल एपिसोड है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। वजह है कि सारी दुनिया के साथ साथ अब भारत में भी हृदय आघात का, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। और चिंता की बात यह कि प्रतिवर्ष इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और हर उम्र वर्ग में हृदय संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हमारे साथ में एक बड़ा ही स्पेशल पैनल जुड़ रहा है। NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से हमारे साथ आज एक दो नहीं बल्कि तीन हृदय का ख्याल करने वाले ऐसे सुपर वॉरियर्स हैं जो आपको बताएंगे हर उम्र वर्ग में हृदय संबंधी बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं। आज मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर SS पाढ़ी सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जैसा मैंने बताया कि ये हमारे हृदय का ख्याल करते हैं। डॉक्टर किंजल बख्शी जी हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर PK हरि कुमार सर हैं, कार्डियक सर्जन हैं, हृदय संबंधित जितनी भी सीवियर ऑपरेशंस हैं उस टीम को लीड करते हैं। वर्षों का, दशकों का तजुर्बा रखती है ये पूरी टीम। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पाढ़ी सर से शुरुआत करूंगा। पाढ़ी सर, हम हमेशा देखते हैं कि हृदय आघात, हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर वर्ग के लोगों को आज प्रभावित कर रही है। हर उम्र वर्ग के लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। जनरली जब हम बातचीत करते हैं तो सभी का एक साथ निकलता है कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी। हृदय आघात और इसकी वजह प्रमुख तौर पर आप क्या पाते हैं? डेफिनेटली आज के दिन में जो हार्ट अटैक है, हृदय आघात जो है वो धीरे से बढ़ रहा है हर उम्र में। दुर्भाग्य से जो इंसिडेंट होता था पहले 50 साल का उम्र में जी, आज के दिन में वो ऑलमोस्ट लाइक 40 साल का उम्र में वो ज़्यादा दिखने लगा है। तो 10 साल हम जल्दी हमारा पॉपुलेशन को हार्ट अटैक होने लगा है। और जैसा आप बात कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होना। हार्ट अटैक देखिए एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, जिसमें बेसिकली एज, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, ये सब कारण की वजह से हार्ट अटैक होता है। और ये जो 9 कारण मैं आपको बताया उसमें से एक बहुत मेजर कारण है लैक ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज जी, है ना। आज के दिन में एक्टिविटी जो है बहुत सीडेंटरी हो गया है, बैठे बैठे काम करना, नो फिजिकल एक्टिविटी, नो आउटडोर एक्टिविटी ऑफ इवन स्टूडेंट लोगों का भी अगर देखेंगे, बच्चों का भी देखेंगे तो खेलना फिरना बंद हो गया है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खान पान में फास्ट फूड का रीति जो बढ़ने लगा है। कैलोरी बहुत ज़्यादा इंटेक होता है और खर्च कम होता है। उस हैबिट्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो भी धीरे से बढ़ रहा है। और ये सब मेन कारण है आज के दिन में जो हमारा पॉपुलेशन में जल्दी और कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, इस पूरे लास्ट ईयर को आप देखें, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जो चर्चा में आए और आई एम श्योर कि आपके पास ऐसे केसेस जाते होंगे जो फिटनेस फ्रीक भी हमको दिखाई पड़ते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बावजूद इनके उन सभी की जो कि 30 से 40 के बीच में या ज़्यादा से ज़्यादा 45 उम्र के बीच के लोग थे, उनको हार्ट अटैक आया। ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिनको कई बार तो जिम में ही अटैक आया, उसके पीछे आप क्या वजह पाते हैं? कुछ मेडिसिन को या जो बाहरी वो इनटेक कर रहे थे अपनी फिटनेस को लेकर के, उसको इसका जिम्मेदार बताया गया? देखिए, इंडिविजुअल केस बेसिस तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन उसका जो मेन 3 कारण है। एक, डेफिनेटली अगर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नाउ डाइट अप्रोप्रिएट में जो मेन चीज़ है कि प्रोटीन डाइट आपका इंस्टेड ऑफ नेचुरल प्रोटीन जो होता है उसके बदले अगर आर्टिफिशियल और कुछ फैक्ट्री मेड प्रोटीन जो दिया जाता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट रहता है जो डेफिनेटली नुकसान करता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इशू है कि आप अगर देखिए, जिमिंग जो होता है ये एक टाइप का स्पोर्ट्स है, एक फिज़िकल बियॉन्ड एक नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी है जी। तो अगर जिमिंग अगर आप करना चाहते हैं और करना शुरू करते हैं, आपका पहले का प्रॉपर फिज़िकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसा मैं अगर अभी क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो मेरा फिज़िकल एक्टिविटी उस लेवल का होना ज़रूरी है, मेरा एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई जिम शुरू कर रहा हूं और एक बियॉन्ड एक पॉइंट में कर रहा हूं तो मेरा फिज़िकल स्टैमिना और मेरा कैपेसिटी है या नहीं है उसका एक इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। तीसरा एक है अति हमेशा ख़राब करता है जी। हाँ, बहुत जल्दी मसल बन जाएगा, बहुत जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा 6 पैक 8 पैक चाहे अगर करते रहेंगे
तो जो प्रोसेस स्लोली होना चाहिए, ओवर द पीरियड 1 ईयर होना चाहिए, उसको अगर 3 महीने में अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको दुर्घटना जैसा हार्ट अटैक जैसा दुर्घटना को फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ अगर ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर किंजल बख्शी जी भी हैं, जो बच्चों के हृदय संबंधित रोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ख्याल करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा बच्चों में भी हृदय संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसकी क्या वजह आप पाती हैं? बच्चों में ज़्यादा करके तो जो हृदय संबंधित जो प्रॉब्लम्स या जो क्षतियाँ पाई गई हैं वो ज़्यादा करके जन्मजात होती हैं। तो ये जो हैं, जैसे दिल में छेद होना, वाल में सिकुड़न होना, नसों की अदला बदली होना, ये अनेक या नसों की जो दिशा है या उसका जो कनेक्शन है वो अलग से जुड़े रहना, तो ये जो है एक स्ट्रक्चरल मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इसको बोलते हैं। तो उस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली उसके अलावा जो एक्वायर्ड मतलब जो बाद में जो जन्मजात नहीं रहते हैं और उस तरह के हार्ट डिजीज़ भी पाए जाते हैं, उसमें मुख्यतः जो है रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो है बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसमें वाल्व वगैरह को क्षति पहुंचती है। दूसरी बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली भी बीमारियां बच्चों में होती हैं, जिसमें मसल का अपने आप वीक हो जाना, जिसको कार्डियोमायोपैथी वगैरह बोलते हैं, उस तरह की भी क्षतियाँ पाई जाती हैं बच्चों में। तो क्या डॉक्टर साहब, जो जन्मजात बच्चों में जिनमें प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए हम पहले से पता लगाकर उसे दूर कर सकते हैं? क्या तरीके हैं उसको दूर करने के? क्या उसकी मूल वजह आप पाती हैं? इसमें जानने के जो मुख्यतः जो तरीका रहता है वो है इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट रहता है। अब ये टेस्ट जो है हमको कब करवाना चाहिए? सबसे पहले जो है हम सस्पेक्ट करें, हमको ऐसा लगे कि हाँ बच्चों में हार्ट डिजीज़ की संभावना हो सकती है, तो इसमें 2 तरह के मुख्य जो सिम्टम्स पाए जाते हैं। एक तो है जो बच्चे नीले नहीं पड़ते हैं, उन तरह के बच्चों में जो है सांस तेज़ होना, वज़न नहीं बढ़ना, दूध वगैरह पीने में बहुत दिक्कत महसूस होना, इस तरह के बच्चों को जो है तुरंत में पीडियाट्रिशियन को दिखवाना चाहिए, क्योंकि लोकली जो है पीडियाट्रिशियन सबसे नज़दीक में अवेलेबल रहते हैं, वो लोग रेगुलरली भी देखते हैं। और फिर पीडियाट्रिशियंस को भी अवेयर होना चाहिए कि इनमें सस्पेक्ट करना कि हाँ इस तरह के सिम्टम्स वाले बच्चों में जो है हमको आगे हार्ट में प्रॉब्लम है, ये सस्पेक्ट करके आगे भेजना है हमको एक प्रॉपर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनका अलग अलग जो हमारे मेथड्स हैं उनसे हम लोग उनकी जांच करते हैं, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी जो है वो मेन टेस्ट रहता है। उसके अलावा ईसीजी रहा, और भी अनेक अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो है अलग अलग तरह के हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स रहते हैं। तो उस तरह से हम लोग ये बच्चों की जांच है, डायग्नोसिस जो है जल्दी हम कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसको हम लोग बर्थ से पहले भी डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो है जनरली 18 to 20 वीक्स जब प्रेगनेंसी का रहता है, मतलब 4.5 से 5 महीने के बीच में, ये एक जनरल टाइम है कि जब हम लोग जो फीटस है, मतलब जो बच्चा अभी गर्भ में है, उसका भी इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हम हार्ट का जांच कर सकते हैं और हम पहले से पता कर सकते हैं कि क्या इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या बीमारी है या नहीं है। जी, 2 टर्म्स ऐसी हैं, एक हमने सुना है साइलेंट अटैक के बारे में डॉक्टर पारी, कि साइलेंट अटैक आजकल लोगों को आ रहा है, अचानक से कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने तक बड़ी देर हो जाती है। दूसरा है गोल्डन आवर, बार बार इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इन दोनों के बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, साइलेंट अटैक एक्चुअली राइट टर्म में अगर बोलें तो साइलेंट नहीं होता है। अच्छा, हम उसको इग्नोर करते हैं, मतलब हार्ट अटैक है समझ नहीं पाते हैं। देखिए 90% जो जिन लोगों का अटैक होता है वो पहले ये तो सोचते हैं कि गैस्ट्राइटिस है करके, तो उसी के लिए उनको वो मिस हो जाता है। ऐसा होता है कि हर मेडिकल साइंस में चीज़ें परफेक्ट नहीं होता है। जो अटैक हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इस पेन होता है, ऊपर जाता है, स्वेटिंग होता है, ये हर केस में नहीं होता है। बट कुछ ना कुछ ज़रूर सिम्टम देता है। जैसा मान लीजिए कोई आदमी आधा घंटा डेली चलता है, लेकिन सडनली उसको बहुत ज़्यादा फैटिग होने लगता है, 5 मिनट चलते ही उनको फैटिग होने लगता है। दिट कैन बी ए अर्ली साइन ऑफ एन अटैक। अगर आपको एसिडिटी टाइप का कोई जलन हो रहा है, मचलन हो रहा है, लेकिन वो जो जलन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एक्टिविटी करते हुए बढ़ जा रहा है और रेस्ट करने से थोड़ा सा कम हो जाता है, वो एक मेजर अटैक का साइन है।
अगर आपको पेट में जलन हो रहा है और आप नॉर्मल जो भी आप एंटोसिड या जेलोसिल को भी रूटीन लेते हैं, आधा घंटे के अंदर वो ठीक नहीं होता है, वो एक मेजर अटैक हो सकता है। अगर आप बहुत जल्दी जो कोई आदमी फैटिक हो जा रहा है या सडनली चक्कर आने लगता है, कुछ टाइप का रहता है जो सो इंफ्रावोलेमाई टाइप का होता है, उनमें वोमिटिंग और मोस्टली स्वेटिंग और गिडीनेस होकर प्रेजेंटेशन होता है। अगर इस टाइप का सिम्टम है तो डेफिनेटली कोई फिजिशियन को बात करिए, एक ईसीजी आसपास में ज़रूर करिए। अराउंड 85 to 90% ऑफ मेजर अटैक जो होता है ईसीजी में ही पकड़ में आता है। आपको कोई इकोकार्डियोग्राफी एंजियोग्राफी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। दुनिया में कहीं भी आज के दिन में मेजर अटैक होता है ईसीजी में ही पकड़ में आता है और इनिशियल ट्रीटमेंट वहीं से किया जाता है। तो आज के दिन में बहुत सारे फिजिशियन हैं जो कि ये सब में अवेयर हैं और आपको उनके पास पहुंचना है, अप्रोप्रिएट टाइम पे पहुंचना है जी। दूसरा जो चीज़ बताए आप, गोल्डन आवर क्या होता है कि मान लीजिए किसी को मेजर अटैक हुआ है, अगर 3 घंटे के अंदर उसमें पकड़ में आता है। मेजर अटैक होता क्या है कि हार्ट में 3 बड़े खून का नली है, उसमें से एक अगर सडनली 100% बंद हो जाता है तो जो एरिया को ब्लड सप्लाई कर रहा है उसमें ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो जाता है और उस एरिया का मसल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। 30% केसेस में ये सडन डेथ भी कर सकता है और अगर डेथ नहीं भी होता है वो एरिया अगर वो एरिया वीक होकर रह जाता है तो हार्ट की तरफ से वो अपाइज हो जाते हैं, हार्ट का पंपिंगेशन कम हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। तो अगर 3 घंटे के अंदर आप उस नली को किसी हालत में खोल सकते हैं, आइदर कोई दवाई दे के या अगर फैसिलिटी अवेलेबल है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके, तो ऑलमोस्ट 95% केसेस में आप लाइफ को सेव कर सकते हैं और हार्ट का वीकनेस को बचा सकते हैं जी। 3 to 12 आवर जो टाइम है वो बॉर्डर लाइन है। और हार्ट अटैक का जितना टाइम निकल जाता है, जैसे हम बोलते हैं टाइम इज़ मसल एंड मसल इज़ टाइम, तो जितना जल्दी वो नली खुलता है उतना जल्दी पेशेंट का मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी बेनिफिट रहता है। तो जैसा बताया, ये जो सिम्टम्स वगैरह है अगर आधा घंटे से ज़्यादा रहता है प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए। ओके। कोई भी आज के दिन में फिजिशियन के पास आसपास जो भी आपका डॉक्टर हैं उनसे सलाह ज़रूर करेंगे और मेक इट ए पॉइंट कि आप ईसीजी कहीं भी कराइए। आज के दिन में एडवांटेज क्या है, ये कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से बहुत सारा ईसीजी मशीन में भी डायग्नोसिस फीड रहता है। तो ये अगर होता है तो बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई ईसीजी पढ़ भी नहीं पा रहा है, उसमें एक मोटा मोटा डायग्नोसिस भी लिखा होता है। हो सकता है कि वो 100% करेक्ट ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली एक वार्निंग साइन है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक बहुत ही सीवियर और बहुत ही आजकल कॉमन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि गंभीर है लेकिन बहुत सारे मरीजों में होती है और सब ये मानते हैं, एक मिथ है कि हम सबको जो है सर्जरी तक जाना पड़ता है अगर आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है। तो क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हम सर्जरी से द्वारा अपने हार्ट को ठीक कर सकते हैं? कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, किन किन सर्जरी को अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं? पहले हार्ट अटैक में 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट मेडिसिन दे सकते हैं हम माइनर हार्ट अटैक में, और दूसरा क्या है कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हम एंजियोग्राम के बाद एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, और तीसरा ऑपरेशन है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी हम पहले हार्ट लंग मशीन यूज़ करते थे, अभी बिना हार्ट लंग मशीन से कर सकते हैं। ये बीटिंग हार्ट सर्जरी बोलते हैं हम, ये एडवांस सर्जरी है। और सेकेंडली हम बड़ा चेहरा में कर सकते हैं पहले, अभी हम छोटा चेहरा में भी कर सकते हैं, ये मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी बोलते हैं, ये भी ऑप्शन है। ये सर्जरी में ये दोनों ऑप्शन है बाईपास करने के लिए। मिथ है लेकिन कि हर एक हार्ट पेशेंट को विदाउट सर्जरी वो ठीक नहीं हो सकता, उनको आप क्या सलाह देंगे, उनको आप क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो हमारा ट्रीटमेंट है सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, ये सब एविडेंस बेस्ड है। सो दीज आर एविडेंस बेस्ड, सपोर्टेड बाय लॉट ऑफ रैंडमाइज्ड स्टडीज, एंड ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी एविडेंस बेस्ड। सर्जरी के बाद में भी हमने सुना है कि हार्ट पेशेंट्स को बहुत सारे अपने परहेज शुरू कर देने पड़ते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ख्याल करना पड़ता है। पोस्ट सर्जरी क्या आप बताएंगे कि मरीज़ को ये करना चाहिए या उनके पेशेंट के साथ के लोगों को करना चाहिए ताकि आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए? जो सर्जरी है सफल हो जाने के बाद में भी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्जरी के बाद समय से दवाई लेना है और हमारा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और उनका लाइफस्टाइल भी थोड़ा हेल्दी रहना है, शुगर को कंट्रोल करना है,
Usually after surgery, patients can get back to their normal lifestyle after a month. So till 1 month, they should be more careful and gradually increase their activities, gradually increase their exercises. Usually after 1 month, what we have seen is they get back to their normal lifestyle. और सबसे most important चीज़ है कि patient को एक positive attitude चाहिए. I have always seen that patients with more positive attitude, though they recover faster and they have a better lifestyle. अभी हम पोस्ट कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. पोस्ट कोविड में लोगों को चलने फिरने में थोड़ा सा, जैसे ही उनकी सांस ऊपर नीचे होती है, सांस फूलती है, तो शुरुआत में पहले प्री कोविड अगर हम देखते थे तो लोग फिर भी एक सोचते थे कि शायद हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है. आजकल सोचते हैं कि शायद ये कोविड का इफेक्ट है. और इग्नोरेंस हार्ट को लेकर बढ़ी है या अवेयरनेस बढ़ी है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आपके पास आए हैं, सर्जरी जिन्होंने कराई है, उनमें अवेयरनेस का लेवल पहले से आप कैसा पाते हैं? ये बढ़ा है या डिक्रीज हुआ? नहीं, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम उनको दो तरह का हो रहा है. एक तो है कि भय जी, है ना. आज किसी भी आदमी को देखेंगे तो वो कुछ भी होता है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते हैं. हाँ. सैचुरेशन हो गया, ये पल्स बढ़ गया, तो वो क्या करता है, उनके पास जो नॉर्मल कॉमन आदमी है उनको आइडिया नहीं होता है कि जो हार्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ा वो प्रोपोर्शनेट है जी. आप टेंशन लेते हो तो डेफिनेटली वो हार्ट रेट बढ़ेगा. लेकिन वो हार्ट रेट देख के जो थोड़ा ज़्यादा हार्ट रेट जो नॉर्मल लिमिट में वो को देख के और ज़्यादा टेंशन लेते हैं जी. मतलब तनाव और स्ट्रेस और ज़्यादा रहता है जी, है ना. दूसरी बात, एक अच्छी बात ये हुआ है कि थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत होता है तो डेफिनेटली कुछ हद तक लोग जो हैं तो डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं. तो जो अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ है इन बोथ पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस. जिसको कुछ लोग इग्नोर भी कर सकते हैं वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा तनाव में जा रहे हैं. और कुछ अच्छी चीज़ ये हो रहा है कि जो पहले इग्नोर करते थे लोग, उसको इग्नोर नहीं करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी मिल जा रहा है उनको. तो ये हम डबल एजेड स्वॉर्ड बोल सकते हैं कि कोरोना के बाद जो आज का जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल हम बोलूँगा तो हेल्थ कॉन्शियस लेवल बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प किया जी. डॉक्टर किंजल, बच्चों में जैसे अभी डॉक्टर साहब से हम बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी वो भी काफ़ी घट गई है, कम हो गई है, और उसका एक मेन रीज़न है मोबाइल का एडिक्शन. ऐसे बच्चे आपके पास बहुत आते होंगे जिनके पेरेंट्स कहते होंगे कि उनका मोबाइल कैसे छुड़ाएं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं. तो इस अवेयरनेस के लिए हम डॉक्टर्स की तरफ से पेरेंट्स को क्या बोल सकते हैं, या सीधे बच्चों को हम कैसे समझाएं कि आपको अपनी एक्टिविटी की तरफ जाना है? पिछले 2 सालों में मोबाइल यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ये अच्छे रीजंस के लिए भी बढ़ा और बुरे रीजंस के लिए भी बढ़ा. अच्छे रीजंस के लिए इसलिए क्योंकि ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे थे. ऑनलाइन स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ एजुकेटिव जो भी चीज़ें थी वो मोबाइल के थ्रू हो रही थी. लेकिन ये अब ख़त्म हो गया है इस न्यू सेशन से. तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो खुद ही अपना मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें. वो लोग खुद कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों से भी छुड़ा पाएंगे. बच्चों से डायरेक्टली भी रिक्वेस्ट है क्योंकि मोबाइल यूज़ जो है मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हर चीज़ से बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. टेक्नोलॉजी जो है आप समझिए कि 2-धारी तलवार के समान काम कर रही है. एक तरफ जो है बहुत हेल्पफुल रही, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसका एक्सेस यूज़ या फिर जो है अनसेफ यूज़ जिसको बोल सकते हैं वो हमको अवॉइड करना चाहिए. लेकिन प्राइमरी जो रिक्वेस्ट रहेगा पेरेंट्स से ही रहेगा कि या मोबाइल ना दें तो फिर लिमिटेड समय के लिए दें. उसमें बहुत सारे ट्रैकर्स वगैरह भी आजकल उपलब्ध हैं, तो आप यूज़फुल चीज़ के लिए दे रहे हैं तो उसको ट्रैक करें और फिर जो है एक्सेस यूज़ से बच्चों को बचाएं. जी डॉक्टर बारी, अंत में हमारे जितने भी दर्शक आपको भी इस समय देख रहे हैं, क्योंकि एक बेस्ट टीम हमारे साथ में यहाँ बैठी है और आप सबसे बातचीत करके हमें ये समझ में आया कि आजकल आपको रेगुलर चेकअप कराना और अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. चेकअप की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आज मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनकी टीम्स तो अवेलेबल हैं और कुछ लोग अवेयर होके जाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग केस बिगड़ने के बाद में ही आप तक आ पाते हैं. तो रेगुलर चेकअप इंडिया में, क्योंकि हम हार्ट के बारे में आज बात करें, दिल से संबंधित किन चेकअप को में कितने इंटरवल्स में कराना चाहिए और एज ग्रुप के हिसाब से भी आप बताना चाहेंगे?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका जो रिस्क फैक्टर है, जो मैं बताया था, अगर आपको कोई भी जैसा डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, या आपका फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्लड रिलेटिव को 60-55 साल की उम्र, कम उम्र में अगर अटैक वगैरह हुआ है, दिस आर यू आर इन अ हाई रिस्क कैटेगरी। तो इन लोगों को डेफिनेटली बीच बीच में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इवन दो आपको ना हो, शुगर बीपी ना हो, बीच बीच में उसको चेकअप करना पड़ता है। और एटलीस्ट साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट करना पड़ता है, और ECG को वगैरह करना ज़रूरी है। और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि रूटीन चेकअप जो होता है, एक करने के बाद अगर आपका सिर्फ सब कुछ ठीक ठाक है, ये मत समझिए कि आपका लाइफस्टाइल बिगाड़ने के बाद भी वो ठीक रहेगा। अगर अभी आपका माने रूटीन चेकअप ठीक है, उसको मेंटेन करके रखिए और निश्चिंत होकर बदपरहेजी मत करना शुरू करिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि अगर आप इस रिस्क कैटेगरी में नहीं भी आते हो, तब भी अगर आपका उम्र 40 से ज़्यादा है, तो ये सब टेस्ट आपको कम से कम साल में एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि बीपी और शुगर एक ऐसा बीमारी है जो बोल के नहीं आता है। और अगर मॉडरेट और लो रेंज में भी आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो वो सिम्टम नहीं करता, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं करता है। तो इफ़ यू आर मोर देन 40, या आपको जैसा बताया रिस्क फैक्टर है, उसमें अगर 30 या 35 प्लस हैं, तो बीच बीच में रेगुलर चेकअप करना है। बट ध्यान ये ज़रूर रखना है कि अगर आपका रेगुलर चेकअप पे सब कुछ ठीक ठाक है, तो निश्चिंत होकर अपने आप को दोबारा हार ना करें। चलिए, तो कुल मिलाकर विश्व हृदय दिवस के ऊपर आज इस एक्सपर्ट पैनल से चर्चा करके इतना तो क्लियर है कि आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका दिल सेहतमंद है तो आपकी पूरे जीवन के ऊपर जितने भी संकट हैं उनको आप आधे से भी कम कर देते हैं। इसके लिए आपको करना केवल इतना है, एक्सरसाइज का, खान पान का पूरी तरह से ख्याल रखना है, और साल में एक बार अपना चेकअप आप अवश्य कराएं, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है। थैंक यू सो मच आप सबका इतना वैल्यूबल टाइम देकर इतनी सारे जवाब देने के लिए। और अपने तमाम दर्शकों को भी कहेंगे, अपने दिल का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं, हंसें, और निरोग रहने के लिए सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को आप ठीक करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।